हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम में। और दोस्तों, अभी हमने हाल ही में मेंस की आंसर राइटिंग सीरीज शुरू की है। आपको पता है कि 2024 के लिए जो मेंस की परीक्षाएं हैं वो पिछले महीने सितंबर में कंप्लीट हो चुकी है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर के रूप में इस साल का पेपर भी उपलब्ध है। तो बेहतर होगा कि जो लर्नर्स 2025 के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, अभी अगले कुछ महीने और उनके पास है कि वो मेंस से अपने आप को जोड़े रखें और उसके बाद दिसंबर के महीने के बाद वो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह से फोकस्ड होकर लग सकते हैं। लेकिन अभी दिसंबर 2024 तक का जो समय है, इस बीच में उनको मेंस के लिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है वो कर लेनी चाहिए। भले ही आपने इस बार का मेंस लिखा हो, आपको उम्मीद है कि रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट के लिए और इंटरव्यू गाइडेंस के हिसाब से तो तैयारी करनी ही है। लेकिन मेंस की प्रैक्टिस खास तौर से वो लर्नर्स जो 2025 को भी टारगेट कर रहे हैं वो पूरी तरह से करते रहें। तो आज के सेशन में हम 2024 के पेपर को डिस्कशन में लेंगे और कुछ सवालों पर एक मॉडल आंसर फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। ये जो सेशन है हमारा उन बिगिनर्स के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कोई एडवांस बच्चा इसको सीखेगा। तो ध्यान रखिएगा, हम ये समझेंगे कि किस तरह से पूरे एक साल का करंट अफेयर अगर आपके सामने से गो थ्रू होता है, आपके सामने निकलता है, तो उससे कैसे प्रश्न फ्रेम किया गया है, कुछ प्रश्नों पर बात करेंगे। तो प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश आपको इस तरह से लिखे हुए दिखते हैं। तो ये फ्रंट पेज है आपके उस पेपर का जो आपको देना होता है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपा रहता है और वगैरह वगैरह इसमें दिया हुआ है। लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है कि प्रश्नों की रूपरेखा क्या हो। और दूसरी एक और सबसे बड़ी बात यह भी होगी कि सिलेबस को ध्यान रखिएगा। अगर आपको सिलेबस पता है तो आप आने वाले प्रश्नों से बिल्कुल भी चौंकेंगे नहीं, अन्यथा फिर आपको यही लगेगा कि लगता है सूरज, चांद, जितने भी आसमान, दुनिया भर में जो कुछ भी है वो सभी कुछ यहाँ पूछ लिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही डिजाइन्ड सिलेबस है। अगर आप उसके थ्रू जाएंगे तो आपको सभी प्रश्न आपकी रेंज में ही मिलेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने प्रश्न पत्र 3 का सिलेबस यहां पर ले लिया है। कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स है, जैसे आप देखोगे यहां विषय दिए हुए हैं। कौन कौन से विषय हैं? सबसे पहले टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास, तीसरा जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, उसके अलावा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन यानी कि सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अंदर जब आप जाओगे सब टॉपिक्स आपको मिलेंगे। देखिए, आने वाली कक्षाओं में हम विस्तार से इनको एक एक करके समझेंगे। और आप ये भी पूछ सकते हो कि सर आपने जीएस पेपर 3 से ही क्यों शुरू किया है? तो उसकी कोई खास वजह नहीं है, ऐसे ही मैंने इन जनरल जीएस पेपर 3 ले लिया है जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक जैसे कुछ विषय आते हैं। चूंकि मैंने लंबे समय तक आपको इकोनॉमी और साइंस एंड टेक भी पढ़ाया है, इसलिए आपको पता होगा कि करंट अफेयर और इन विषयों को कैसे जोड़ करके हम देखेंगे। तो पहले देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास, रोजगार से संबंधित विषय। यहीं पर अगला लिखा हुआ है समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय, यानी सोशल इंक्लूजन कैसे करेंगे, सोशल डेवलपमेंट कैसे करेंगे। और जब हम डेवलपमेंट करने जाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मुद्दे निकलेंगे। समाज है, समाज के बीच में झगड़े होते हैं, घर्षण होता है, इसको समझना है। सरकार सारी चीज़ों में बजट खर्च करती है, तो सरकारी बजट दिया हुआ है। उसके बाद मुख्य फसलें। अच्छा देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में, किसानों के बारे में, एमएसपी के बारे में विशेष रूप से पूछा जाएगा। अभी कई सारे सवाल भी हैं, हालांकि मैंने इतने नहीं लिए हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों पर हम बात करके समझ लेंगे। यहाँ देखिए, एमएसपी की भी बात है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो किसानों के बिल से संबंधित जो विवाद था आपने देखा, एमएसपी से संबंधित जो विवाद था आपने देखा पिछले कुछ सालों में। इसी तरह से भारत में फूड प्रोसेसिंग, लैंड रिफॉर्म, और इस बार तो लैंड रिफॉर्म का सीधा सीधा प्रश्न है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही सामान्य सा दिखने वाला टॉपिक लगता है, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो फिर पॉइंट्स कलेक्ट करने में आपको दिक्कत आने वाली है। उसके बाद उदारीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, रेलवे, पोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट के मॉडल क्या चल रहे हैं। अच्छा देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और एप्लीकेशन। और एकदम आसान भाषा में एक और पॉइंट क्या लिख दिया है यहाँ, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव। तो साइंस और टेक्नोलॉजी ये उतना सिंपल नहीं है जितना आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं तो आपको अंतर समझना होगा कि यूपीएससी में जो पूछता है वो पीसीएस में छोड़ दिया जाता है, यानी वहां पर सतही है और यहाँ पर इन डेप्थ है।
मतलब अगर आप इस बार के भी सवालों पर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि यूपीएससी कितना इन जनरल हो गया है। उसने पूछा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस तरह से बच्चों के दैनिक जीवन और सोसाइटी के संबंधों को बिगाड़ रहा है, या ज्यादा इस्तेमाल। तो समझिए यूपीएससी के क्वेश्चन कितने ज्यादा ऑब्जर्व किए जाने वाली चीजों से निकलते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास भी इसमें पूछा जाएगा। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी और साइंस वाले सेक्शन में ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके अलावा साइंस टेक के कौन कौन से कोर सेक्शन होंगे, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, आईपीआर भी देखिए इसी में है। और आईपीआर वाला टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ये जुड़ता है आपका इकोनॉमी वाले सेक्शन से, पॉलिटी से, चूंकि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जुड़ जाते हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले सेक्शन में भी ये खंड आपको दिख जाता है। उसके बाद फिर एनवायरनमेंट के सेक्शन शुरू है, यहाँ पर एनवायरनमेंट, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन वगैरह इसमें आ जाएगा। तो आज का जो हमारा प्रश्न है उससे हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे, स्पष्ट कीजिए। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए इसको। What were the factors responsible for the successful implementation of land reform in some part of the country? Elaborate. कई बार बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये जो अंतिम शब्द आ रहा है, स्पष्ट कीजिए, चर्चा कीजिए, समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आलोचना कीजिए, इसका मतलब क्या होता है? क्या इसको ध्यान में रख करके इसको लिखना है? देखिए इतने वर्षों का मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि जब आप एक निश्चित लेवल तक तैयारी कर लेते हैं, एक मैच्योरिटी हासिल कर लेते हैं, फिर आपको इन शब्दों से बहुत फर्क पड़ता नहीं है। ये जरूर होगा कि क्वेश्चन जहां से शुरू है और जहां तक खत्म है उसी बीच में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि आप उसमें क्या करेंगे, एलोबरेट करेंगे, समालोचनात्मक परीक्षण करेंगे। हाँ ये जरूर है कि इस शब्द से इसका उत्तर लिखने का जो तरीका है वो डिसाइड होगा कि किस तरह से किस बात को ज्यादा कहना है। अभी ये बिल्कुल ही सामान्य सा प्रश्न है। देखिए शुरुआत कहां से है, देश के कुछ भागों में, यानी हमें पता है देश के कई सारे भाग हैं, जिसमें से कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए, तो आपको जो बात मार्क कर लेनी है वो है भूमि सुधारों का सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। तो इन्होंने देखिए एक बात तो स्पष्ट कर दी है कि पूरे देश में कहीं ना कहीं भूमि सुधार कार्यक्रम सफल नहीं रहा था, लेकिन कुछ हिस्सों में रहा था। तो उसने क्या कहा, देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक आपको बताने हैं, यानी नकारात्मक बातें शुरू में ही नहीं कहनी है। कैसे लिखेंगे आप इसे? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो यहाँ नहीं लिखा है वो ये है कि भूमि सुधार क्या होता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ये हो कि भूमि सुधार का मतलब कैसे निकलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि भूमि सुधार या लैंड रिफॉर्म का जो सीधा सा मतलब है, वो जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था जो भूमिहीन किसानों की श्रेणी में आता था। तो ये किसान वर्ग से संबंधित है। पहली बात, किसान वर्ग को, खासतौर से उन छोटे या भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना। और ये जमीन आएगी कहां से? देखिए आजादी के पहले अंग्रेजों के समय में बड़े बड़े जमींदार होते थे, जमींदारी व्यवस्था चलती थी, तो कई सारे लोगों के पास 2000 बीघा या 1500 बीघा इस तरह खेती हुआ करती थी। अब आप भूमि के मापने का आकलन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन भूमि बहुत ज्यादा थी और कई लोग ऐसे थे एक भी भूमि नहीं है। तो सरकार का एक सामाजिक उत्तरदायित्व क्या था? इंक्लूसिविटी, समावेशन करना, और समावेशन की जो प्रक्रिया आपने पढ़ी है, समावेशन का ही एक हिस्सा है भूमि सुधार, जहां ऐसे किसानों को जमीन उपलब्ध कराना है जिनके पास जमीन नहीं थी। ठीक है, तो अभी होगा कैसे? सिंपल सी बात है कि स्टेट को यहां पर अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी, यानी राज्य ये तय करेगा कानून बनाकर, नियम बनाकर कि कितनी भूमि कौन सा व्यक्ति अपने पास रख सकता है और कितनी भूमि के बाद जो जमीन होगी वो वापस से सरकार अधिग्रहित कर लेगी। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीमा हो सकती है। तो ऐसे भी कई राज्य थे जहां इसकी खामियां भी सामने आई है, अभी आगे हम उस पर भी बात कर लेंगे। तो भूमिका में सबसे पहले आप ये बताएंगे कि भूमि सुधार का दरअसल अर्थ क्या होता है, और उसके बाद फिर 2 लाइन लिखने के बाद मेन बॉडी में आ जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए मेन बॉडी के यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं।
तो जैसे आप बताओगे कि भूमि सुधार सफल रहा और भारत के कुछ भागों में सफल रहा, उदाहरण के लिए आप पश्चिम बंगाल का जिक्र कर सकते हो, केरल का जिक्र कर सकते हो, जहां पर कई सारे उदाहरण हैं इसकी सफलता के। तो आप पहले तो कह सकते हो कि मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और कानूनों का होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा सरकारें अगर नहीं चाहेंगी, सरकार ठीक से काम नहीं करेगी, अधिकारी वर्ग ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर भूमि का हस्तांतरण या उसका अधिग्रहण बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगला, फिर वो किसान भी आंदोलन कर रहे थे, खासतौर से पश्चिम बंगाल में अगर आप देखो ऑपरेशन बरगा एक आंदोलन हुआ था, जहां पर जमीनी स्तर पर किसानों ने मांग की थी कि उनको भूमि उपलब्ध कराई जाए। अगला एक पॉइंट आप ये कह सकते हो कि बॉटम अप अप्रोच यानी नीचे से भूमि सुधारों का शुरू होना। भूमि सुधारों के कार्यक्रम को अगर आपको याद हो 1947 के आसपास, तो एक शख्स का नाम आता है विनोबा भावे, जो इस भूमि सुधार आंदोलन से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे और उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, बड़े बड़े जमींदारों को प्रेरित किया कि वो भूदान करें, यानी कि जमीन को दान करें, ग्रामों का दान करें, ताकि अन्य भूमिहीन किसानों को लैंड उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा कुशल भूमि अभिलेख प्रबंधन, ये बहुत जरूरी चीज है। जैसे कि आज के समय डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो लैंड रिकॉर्ड्स के डिजिटल हो जाने के माध्यम से आज के समय भ्रष्टाचार में काफी ज्यादा कमी आई है और स्पष्टता और पारदर्शिता में वृद्धि हो गई है। इसके अलावा राजनीतिक जागरूकता यानी अपने अधिकारों के बारे में जानना भी एक आवश्यक बात होगी। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये जो प्रश्न है ये 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो जब आप यूपीएससी में आंसर राइटिंग करोगे या आंसर लिखोगे, तो आप देखोगे इस तरह से कॉपी आपको मिलेगी जिसमें ऊपर एक प्रश्न छपा होगा। तो मान लीजिए इसमें यही वाला प्रश्न है कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों के सफल कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कारक क्या थे। तो आप 150 शब्दों का जब उत्तर लिखोगे तो ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, एक पेज, और इसके बाद जब आप दूसरे पेज में आओगे तो आप मान के चलो कि आधा पेज, और उसके बाद हो सकता है यहां से दूसरा प्रश्न ही छप गया हो। हाँ, वो बात अलग है कि जब इससे बड़ा उत्तर आपको लिखना होगा, मान लीजिए 15 नंबर का है, तो संभवतः वहां पर आपको 250 शब्द लिखने होंगे, उसमें इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। तो मैंने लास्ट में एक प्रश्न और लिया है जो 250 शब्दों का है, तो उसको भी अभी देख लेंगे। अब भूमि सुधारों के खराब कार्यान्वयन का क्या कारण हो सकता है, तो सबसे पहले आपको ये रेशियो थोड़ा सा तय कर लेना है कि आपको उत्तर में ज्यादा पॉइंट क्या लिखना है। तो मेन बॉडी में लगभग 50% ये रहेगा, 10% आपकी भूमिका, 50% ये, 20% में आप बता सकते हो कि वो कौन कौन सी चुनौतियां थी जिसकी वजह से भूमि सुधार ठीक से नहीं हो पाया। तो 50 से 60% आप इसको मान लीजिए, और 10% में फिर आप निष्कर्ष लिख सकते हो कि अच्छा ठीक है अब क्या हो सकता है। ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष रिपीटेटिव नहीं होता। हालांकि 150 शब्दों का अगर उत्तर है तो उसमें आप निष्कर्ष लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, इस तरह से खत्म करो कि पूरा उत्तर लगे। हाँ, ये जरूर है कि 250 शब्दों का उत्तर जब लिखना है तो उसमें निष्कर्ष जरूर लिखना है। तो निष्कर्ष की हेडिंग नहीं डालना है, वो फ्लो में ही लिख देना है, ठीक है। अब आप देखिए अगला, तो भूमि सुधारों के खराब कार्यान्वयन का क्या कारण था। जैसे आज के समय अगर हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं कि इससे सुधार बेहतर हो गए, तो खराब भूमि अभिलेख भी तो होंगे जहां डिजिटल व्यवस्था नहीं अपनाई गई, भूमि को ठीक से हस्तांतरित नहीं किया गया, कागजों में गड़बड़ियां की गई। राजनीतिक और नौकरशाही उदासीनता एक बड़ा कारण है कि जो नौकरशाही व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी थी, जो बड़ा जमींदार था उसने कोई रिश्वत वगैरह पकड़ा दी, उसके बाद इन्होंने इस व्यवस्था में जो एक व्यक्ति हो सकता था, लाभार्थी हो सकता था, उसके लाभ के लिए काम नहीं किया। अगला, भूमि की अधिकतम सीमा बहुत ऊंची कर दी। अच्छा, एक शब्द आपने सुना होगा सीलिंग। इसका मतलब होता है कि कोई एक इंडिविजुअल या कोई एक फैमिली कितनी लैंड ओन कर सकती है, कितनी भूमि वो अपने पास रख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में कहा गया है कि कोई एक किसान है, वो 70 बीघा से ज्यादा खेती नहीं रख सकता। अब 70 बीघा से अगर उसके पास ज्यादा है, मान लीजिए 100 बीघा है, तो उसके पास 30 बीघा जमीन सरकार के पास चली जाएगी। लेकिन मान लीजिए वही एक दूसरा राज्य है जिसने इसकी सीमा ही रख दी है 200 बीघा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि बाकी किसी को लैंड उपलब्ध कराई जा सके। तो समझिए इस बात को कि भूमि की अधिकतम सीमा ही जब ऊंची रख दी, कह दिया कि 800 बीघा तक में कोई दिक्कत नहीं है, तो जो बड़ा जमींदार है, बड़ा किसान है, वो आसानी से उस जमीन को मैनेज कर लेगा। अगर उसके पास ज्यादा भी है तो उस हिसाब से अपने भाई या किसी अन्य मित्र के नाम करवा देगा। ये कुछ बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आज भी देश के कई सारे क्षेत्रों में ये रिफॉर्म उतने बेहतर तरीके से लागू नहीं हो पाए। अब देखो, निष्कर्ष लिखना जरूरी है। निष्कर्ष आपका एक ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए और एक वे देना चाहिए फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए एक डायरेक्शन देना चाहिए
तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। अब देखो, अगर आपको सरकारी प्रोग्राम याद है तो वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। और जब मैं कहता हूं कि पेपर 2 और पेपर 3 जीएस के बहुत ज़रूरी है और करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, यानी अगर आपने करंट की नॉलेज ले रखी है, साल भर आपने करंट पढ़ा है, न्यूज़पेपर पढ़े हैं या ठीक से इसको फॉलो किया है, तो आप यहाँ पर उन प्रोग्राम का जिक्र कर पाओगे जो सरकार अभी चला रही है या कभी उन्होंने शुरू किए थे। तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जहां पर सभी लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटलाइज करने का फॉर्मेट शुरू किया गया है। इसके अलावा सहकारी और सामूहिक खेती को बढ़ावा देना, जिसके माध्यम से छोटी जोत वाला जो किसान है, उन सभी छोटी जोत वाले किसानों को आपस में जोड़ करके एक सहकारी आंदोलन शुरू करना। अगर आपने इकोनॉमी एनसीईआरटी पढ़ी है तो उसमें विस्तार से इसके बारे में दिया गया है और मैंने अपनी पिछली क्लासेस में इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। तो आप याद करो, अगर एक बड़ी कंपनी आती है, मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स जैसी, उसको आलू उगाने हैं और वो आलू उगाने का टेंडर देना चाहता है किसी किसान को, तो वो बड़ी जोत वाले को देगा, क्योंकि एक ही किसान होगा, उससे बातचीत करना, बार्गेनिंग करना आसान होगा। वहीं अगर छोटी छोटी जोत वाले किसान है तो उनको टेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या हो कि वो सभी छोटी जोत वाले किसान आपस में मिलकर के एक सहकारी समिति बना ले, कंपनी जैसा बना ले, तो वो जो व्यक्ति आएगा कंपनी वाला, वो एक व्यक्ति से बात करके कंपनी के रूप में उसको टेंडर दे सकता है। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनकी समझ अगर आपको है तो आप एक अच्छा उत्तर लिख पाओगे। अगला, भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी कि स्वामित्व योजना के तहत इसको एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन जैसी एक इंफॉर्मेशन का सिस्टम शुरू किया गया है। इसके साथ ही ये उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। देखिए, मैंने जानबूझ करके इसको ज़्यादा एलोबरेट करने की कोशिश की है ताकि आप न केवल इसका एक रटा रटाया उत्तर जान पाओ, बल्कि आप ये भी समझ पाओ कि जो पूरी अध्ययन की प्रक्रिया है आपकी, जो अगले 1 साल, अगले 2 साल चलनी है, किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रखना है, कैसे आपको प्रश्न मिलेंगे और आप उसका उत्तर लिख पाओगे। क्योंकि जरूरी नहीं है कि 2025 में यही प्रश्न रिपीट हो जाए। हाँ, हो सकता है अगले साल 2 साल बाद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो जाए, है ना। तो इसी तरह एक और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मोटे अनाजों की भूमिका को समझाइए। अब मोटे अनाज को क्या कहते हैं? मिलेट्स कहते हैं। अगर आप इंग्लिश वाला पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिलेट्स फॉर इंश्योरिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। कितने शब्दों में देना है उत्तर? आपको 150 शब्द में देना है। यानी इस बात को ध्यान में रखिएगा कि कितना लंबा उत्तर आपको लिखना है। हालांकि जगह तो लिमिटेड ही होगी, आप बहुत ज़्यादा वैसे भी नहीं लिख पाओगे और टाइम भी लिमिटेड होगा। लगभग 7 मिनट से 8 मिनट का समय होगा आपके पास एक उत्तर को लिखने का, फ्रेम करने का, सब कुछ करने का। तो भारत में स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा, सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखिए, स्वास्थ्य एवं पोषण की सुरक्षा और मोटे अनाजों की भूमिका। तो पहले तो आप ये बताइए कि आखिरकार मोटे अनाज पर इतनी बात हो क्यों रही है, क्या फायदा होगा इसका। तो भूमिका जब आप लिखोगे तो यहीं से आप अपनी बात शुरू कर सकते हो कि भाई मोटे अनाज को सुपर फूड भी कहते हैं और ये प्रोटीन्स का, मिनरल्स का, खनिज का एक बहुत बड़ा स्रोत है। सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में इसको जाना जाता है। तो ये ऐसे राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है जहां पर सूखा अक्सर पड़ता है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, राजस्थान। तो यहीं से आप अपनी भूमिका को शुरू कर सकते हो। फिर आप आओगे मेन बॉडी में, जहां पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना पड़ेगा कि किन किन फील्ड्स में इसका लाभ उठाया जा सकता है। किसान वाला मुद्दा भी ध्यान में रखिएगा, एमएसपी वाला, है ना। आप निष्कर्ष में ये भी कह सकते हो आगे चल करके कि अगर इसको एमएसपी से जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको मैंने आपके लिए लिख दिया है। तो परिचय आप शुरू करो। बाजरा सूखा प्रतिरोधी फसल के रूप में जाना जाता है जो पोषक उपलब्ध कराता है, ठीक है। इसमें 7 से 12% प्रोटीन और एमिनो एसिड की मात्रा होती है, इसलिए इसको सुपर फूड भी कहते हैं। और एक और बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको पिछले साल पढ़ाया था करंट अफेयर्स में, यूनाइटेड नेशंस ने 2023 के लिए जो ईयर है उसको मिलेट्स का ईयर घोषित किया था। शायद ये भी एक वजह है कि प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। 2023 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष, और ये दरअसल मोटे अनाज के महत्व को भी बढ़ता हुआ दिखाता है। उस समय मैंने आपसे कहा भी था कि बहुत संभावना है इस पर एक सवाल फ्रेम हो जाए, जो इस बार फ्रेम भी हुआ। मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बाजरे की भूमिका, जौ की भूमिका। मोटे अनाज में दरअसल आता क्या है ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जौ, बाजरा, रागी, इस तरह के जो मोटे अनाज हैं वो आते हैं। पहला इसका एक फायदा ये है कि ये ग्लूटेन मुक्त विकल्प के रूप में काम करता है। अच्छा देखिए, ऐसी बातें आप तभी लिख पाओगे जब आपने साइंस टेक में थोड़ा सा पढ़ा होगा,
तभी कहते हैं साइंस टेक में जो हेल्थ वाला सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। फसलों के संबंध में अगर आप जीएम क्रॉप पढ़ोगे वहां पर भी साइंस टेक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ग्लूटेन के संबंध में एक शब्द होता है ग्लूटेन इंटॉलरेंस। जैसे गेहूं है या जौ है, उसमें एक ग्लूटेन नामक प्रोटीन होता है जो कई लोग उसको पचा नहीं पाते ठीक से। बहुत बड़ी बीमारी का कारण तो नहीं बनता, लेकिन असुविधा हो सकती है खाने वाले को। तो उसका एक ऑप्शन बन सकता है कि आप रागी का इस्तेमाल कर लें, है ना, आप बाजरे का इस्तेमाल कर लें, तो आपको कुछ फायदा मिलेगा। अगला क्या है, ऐसी बीमारियां जो जीवन शैली से संबंधित हैं। खास तौर से आज की जनरेशन में जो लोग मोमोज खा रहे हैं, जो लोग बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, तो बहुत पतला अनाज खाते हैं, यानी कि मैदे के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि डायबिटीज़ जैसी, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आपको फायदा क्या है, इसमें फाइबर मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे, मैग्नीशियम और आयरन मिलेंगे। तो अब ये वो बेसिक बातें हैं जो अपनी तैयारी के दौरान आप धीरे धीरे सीखते हैं। एक दिन में ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूंगा और आप इसको पढ़ लोगे, है ना। अगला क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स में वृद्धि हो जाएगी, विटामिन बी बढ़ेगा, जिंक की मात्रा ज्यादा है, सेलेनियम जैसे खनिज पदार्थ हैं जो आपके इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करने में हेल्प करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक, अगला जो पॉइंट आप लिख सकते हो, आप बता सकते हो कि मोटे अनाज का एक अगला लाभ यह है कि इससे पोषण सुरक्षा बेहतर हो सकती है। खास तौर से भारत जैसे देश में जहां पर 15 से 49 एज ग्रुप में जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादातर एनीमिक हैं, है ना। तो आप कह सकते हो 30% जो महिलाएं हैं भारत में वो अनीमिया की शिकार हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी दूर किया जा सकता है, पोषण की सुरक्षा बेहतर की जा सकती है ना। और किसानों को भी सहायता होगी क्योंकि फसल खराब हो जाती है सूखा वाले क्षेत्रों में। इससे क्या है, एक और फायदा होगा कि जो पानी की मांग बढ़ती है, ग्राउंड वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है और उस पर निर्भरता बढ़ रही है, उसको भी कम किया जा सकता है। और आप निष्कर्ष में कहोगे कि पोषण सुरक्षा और मोटे अनाज के लिए सरकार एमएसपी जैसे विकल्पों को और ज़्यादा बढ़ा सकती है, ताकि किसानों को ये बढ़ावा मिले कि वो मोटे अनाज की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएं। ठीक है, इसके साथ इतना उत्तर आपका पूरा हो जाएगा। और देखो, अभी मैं केवल आपको ये सिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको किस तरह से फ्रेम करनी होती है। तैयारी के दौरान आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप कितना भी किताबों से पढ़ लीजिए, प्रश्न पढ़ लीजिए, रियल एग्जाम में चीज़ें बहुत मिसकम्युनिकेट होंगी, आपका ब्रेन उनको रिट्रीव नहीं कर पाएगा, है ना। तो जो लिखना है, जो दिमाग में है, उसके बीच में संतुलन तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे, है ना। चलो एक सवाल और ले लेते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है, इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है, ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं। सो व्हाट आर एस्टेरॉइड्स, हाउ रियल इज द थ्रेट ऑफ देन कॉजिंग एक्सटिंक्शन ऑफ लाइफ, व्हाट स्ट्रेटजीज हैव बीन डेवलप्ड टू प्रिवेंट सच अ कैटास्ट्रॉफ, आंसर इन 250 वर्ड्स। अब ध्यान रखना है आपको 250 शब्दों में उत्तर आना चाहिए, यानी कि आपका उत्तर लगभग 2.5 पेज के आसपास जाएगा। प्रश्न बहुत सिंपल सा है और बहुत अपेक्षित भी है। पिछले 1 साल का करंट अफेयर ही अगर आप याद कर लेंगे तो 2-3 एस्टेरॉइड्स ऐसे हैं जिनका नाम आपको मिल जाएगा। याद कीजिए, एस्टेरॉइड ryugu, एस्टेरॉइड बेन्नु, इन पर चर्चा हो रही थी। कई ऐसे थे जो 100 साल बाद घूम फिर करके पहुंचे और एक संभावना जताई गई कि शायद ये आकर के पृथ्वी पर टकरा जाए या पृथ्वी के पास से गुजर जाए। अब इसको लेकर आप एक बात और याद कीजिए, नासा ने कुछ मिशन किए थे, जैसे डार्ट मिशन। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि उत्तर में इनको फ्रेम करना पड़ेगा। उत्तर की शुरुआत कैसे करेंगे ये समझिए। क्षुद्र ग्रह क्या है, यानी व्हाट आर एस्टेरॉइड्स। तो आप सबसे पहले बताओगे कि आखिरकार एस्टेरॉइड क्या होते हैं। तो आप कहो कि लगभग 4.6 बिलियन साल पहले ग्रहों के जो टुकड़े हैं, टुकड़े के रूप में इधर उधर हमारे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं और इनकी एक खास स्थिति भी है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में। तो आप कुइपर बेल्ट का जिक्र कर सकते हो और उसके बाद आगे बढ़ोगे। अगला देखो क्या कह रहे हैं, इनसे जीवन के विलुप्त होने का खतरा कितना वास्तविक है। इस बात को आप समझे, कितना वास्तविक का क्या मतलब है कि क्या वाकई में अगर ये आकर के पृथ्वी से टकराएगा तो क्या मास लेवल पर एक्सटिंक्शन हो सकता है क्या। आपको अब याद आ रहा होगा 66 मिलियन साल पुराना वो एस्टेरॉइड कौन सा था ये, इसका अगर मैं नाम सही याद कर पा रहा हूं तो चुकसुलुब इसको कहते हैं। चुकसुलुब एक एस्टेरॉइड था जो टकराया था और उसके बाद डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे। एक संभावना तो है ही कि अगर ऐसा अतीत में हुआ है तो भविष्य में भी हो सकता है। तो ये एक चेतावनी है जिसके बारे में आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो कि इसकी संभावना बन सकती है। और आगे कहा गया है कि ऐसे विध्वंस को रोकने के लिए क्या रणनीतियां विकसित की गई हैं।
तो बेसिकली ये प्रश्न 3 पार्ट में डिवाइड है और 3 पार्ट में आपको इसका उत्तर लिखना है, लेकिन फ्रेमिंग वही रहेगी कि भूमिका, मुख्य बॉडी और उसके बाद निष्कर्ष, 3 तरह से ही उत्तर आपको लिखना है। तो पहले आप परिचय में लिखेंगे कि क्षुद्र ग्रह इसको कहते हैं या लघु ग्रह भी कह देते हैं। लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल के प्रारंभिक निर्माण के चट्टानी या वायुहीन अवशेष हैं जो आज के समय पूरे अंतरिक्ष में हर जगह लगभग तैर रहे हैं। और मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा भी कर रहे हैं, तो आप कुइपर बेल्ट का भी जिक्र कर सकते हो और उसी के साथ आपकी भूमिका लगभग हो जाएगी। फिर आपको आना है मेन बॉडी में, क्योंकि 250 शब्दों में आपको लिखना है तो थोड़ा सा पिछले प्रश्नों की तुलना में ज्यादा लिखना होगा। अब देखिए, तो क्षुद्र ग्रहों से उत्पन्न खतरे कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले इतिहास का जिक्र आप कर सकते हो कि जो चुकसुलभ आके टकराया था उसने किस तरह से विनाश किया। अगला स्थानीय विनाश भी हुआ है, सुनामी, जंगल में आग, वायुमंडलीय व्यवधान, इस तरह से कई बार क्षेत्रों में देखा है कि कभी अगर एस्टेरॉइड टकराता है या गिरता है तो गिरने के बाद कई बार उसके टुकड़े बच जाते हैं। अच्छा देखिए, एक बात समझिए कि जब एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी पर टकराएगा तो पृथ्वी के वायुमंडलीय घर्षण के चलते कोई भी टुकड़ा हो तो उसमें आग लग जाएगी जैसे ही वो एंटर करेगा। लेकिन अगर उसका आकार बहुत बड़ा है तो जलते जलते भी वो इतना नुकसान कर देगा कि अगर किसी रिहायशी इलाके में गिरा, यानी जहां लोग रह रहे हैं, तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल को खतरा हो सकता है। जैसा आपको दिखेगा कि 2013 में चेल्याबिंस्क एक एरिया है जहां पर एक उल्कापिंड गिरा था और काफी बड़े क्षेत्र में आग भी लगी थी और लोगों को नुकसान भी हुआ था, लोग घायल हुए थे। एक और एग्जाम्पल है तुंगुस्का की घटना जो 1908 में हुई थी, 1908 में, कहा रशिया के साइबेरिया में। तो ये अब तक दर्ज किया गया लगभग एक बड़ा विनाश था, एक बड़ा हिट था जो हुआ। एक और बड़ी चुनौती होगी इससे अंतरिक्ष में मलबा। आपको पता है कि हमारे स्पेस में बहुत सारी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, तो अगर ये स्पेस के पास से गुजरा तो बहुत सारे सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा सकता है, स्पेस स्टेशन को नुकसान पहुंचा सकता है और एक बड़ी आर्थिक और संचार के लेवल पर क्षति हो जाएगी। ठीक है, अगला, क्षुद्रग्रह प्रभाव आपदा को रोकने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जो इसका तीसरा पार्ट है प्रश्न का, ये वाला, इसको देखिए। तो क्षुद्रग्रह का पता लगाना, सबसे पहले तो हमको पता लगना जरूरी है कि आखिरकार आ कहां से रहा है। मतलब एक कॉमन स्टेटमेंट है, आप सोचो कि अगर एस्टेरॉइड रोकना है तो पहले तो पता चले ना कि आ कहां से रहा है, इस बात को हूबहू लिख दो। ठीक है, निगरानी कीजिए। अब निगरानी करने के लिए हमने क्या किया है, कोई दूरबीन लगाएंगे ना, देखेंगे कैसे, तो सर्वेक्षण और दूरबीनें। तो नासा ने एक न्यूवाइज मिशन शुरू किया था जो इसको देखता है। कई सारे विक्षेपण मिशन भी शुरू किए गए हैं, कि विक्षेपण का मतलब है कि अगर कोई एस्टेरॉइड आ रहा है धरती की तरफ और हम अगर उसकी दिशा को मोड़ पाए, है ना, तो ये काइनेटिक इंपैक्टर के माध्यम से हो सकता है। जैसे नासा ने एक मिशन किया था डार्ट मिशन। डार्ट का मतलब होता है डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी यहां से क्या किया, अपना एक रॉकेट भेजा और उसको ले जाकर के उस एस्टेरॉइड में टकरा दिया। जरा सा भी अगर उसकी कक्षा में अंतर आ गया तो हमें इस बात का भरोसा हो गया कि अगर कल को हम बड़ी मिसाइल छोड़ दे या बड़ा कोई रॉकेट इस तरह से छोड़ दे तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसी तरह ग्रेविटेशनल ट्रैक्टर हो सकते हैं जो इसके चारों ओर घूम के इसकी ग्रेविटी में इतना चेंजेस कर दे कि अपना पाथ चेंज कर ले, है ना। एक और हो सकता है कि जब बहुत ही बड़ा अगर कोई एस्टेरॉइड हमारी तरफ आ रहा है तो धरती से उस पर परमाणु हमला कर दिया जाए, परमाणु मिसाइल दाग दी जाए जो जाकर के उसको अंतरिक्ष में ही खंडित कर दे। हालांकि इसके नुकसान भी काफी सारे हो सकते हैं, क्योंकि खंडित होने के बाद भी संभवतः टुकड़े पृथ्वी की तरफ आ जाएं या अंतरिक्ष मलबा और ज्यादा बढ़ जाए, तो ध्यान रखिएगा। एक भविष्यवादी दृष्टिकोण भी बताया गया है कि ग्रहों की सुरक्षा में सुधार के लिए 2029 में एक एस्टेरॉइड का अध्ययन करने के लिए इसरो भी प्लानिंग कर रहा है। तो ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज का नाम लेंगे, नासा का जो कि यूएसए की है, जाक्सा का जो कि जापान की है, रॉसकॉस्मोस का जो कि रशिया की है, वहां पर इसरो का भी जिक्र जरूर कीजिए कि भारत आखिरकार क्या कर रहा है। अगर आपको ज्यादा कुछ ना याद आ रहा हो तो इसरो की योजना है, ऐसा भी आप लिख करके आ सकते हो। एक है एपोफिस एस्टेरॉइड मिशन जो नासा और कुछ अन्य उसकी सहयोगी एजेंसी जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी शुरू करेंगी। तो इसरो का ये जो मिशन होगा ये इसके साथ भी सहयोग करेगा, इसको भी आप अपने आंसर में दे सकते हो। लास्ट में निष्कर्ष लिखना बहुत जरूरी है कि उम्मीद है आने वाले कुछ 100 सालों में या वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर, इतनी जल्दी ये संभव नहीं है,
लेकिन अगर ये होता भी है तो तब तक हमारी जो तैयारी है और बेहतर हो सकती है, और कई सारी स्पेस एजेंसियां इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही हैं। तो इसी के साथ जो प्रश्न है वो आपका पूरा हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी को दिशा देने में भी इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प की होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे आपको कितनी हेल्प मिल रही है। अच्छा, आगे के लिए कुछ और विषय जो अभी रह गए हैं, जैसे जीएस पेपर 1, 2, 3 के भी बहुत सारे प्रश्न हैं, और जीएस पेपर 4, अगर आप उन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर बताएं, ताकि आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं आगे वीडियो भी बना सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।